हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मैया सम्मान योजना का इंतजार खत्म होने वाला है। विधानसभा में मैया सम्मान योजना की राशि के भुगतान को लेकर मंत्री ने ऐलान कर दिया है। विधानसभा में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने का मामला भाजपा विधायक CP सिंह ने उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं दे रही है। पिछले 2 महीने से राशि लंबित है। जवाब में मंत्री चमरा लिंडा ने सदन को आश्वस्त किया कि 15 मार्च तक जनवरी फरवरी का भुगतान हो जाएगा। मंत्री के जवाब के बाद विधायक CP सिंह ने सदन से कहा कि 18 से 50 साल की सभी महिलाओं, चाहे वो विकलांग हो या विधवा हो, उसे एक समान सम्मान राशि मिलनी चाहिए। मंत्री चमरा लिंडा ने मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर सदन को बताया कि मैया सम्मान योजना की राशि होली के पहले मिल जाएगी। आपको बता दें कि इस बार 14 मार्च को होली मनाई जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि 5 से 10 मार्च के बीच राशि जारी हो सकती है। चमरा लिंडा ने कहा कि जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च होली के पहले कर दिया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने महाशिवरात्रि पर बुधवार को हजारीबाग के इचाक में हुई हिंसा की घटनाओं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनके पास इन घटनाओं से जुड़ी सूचनाएं पहुंची हैं। इस मामले में सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे थे। दरअसल बुधवार को इचाक प्रखंड के डुमरौन गांव में एक सरकारी स्कूल के पास लोग बिजली के खंभे पर लाउडस्पीकर और धार्मिक ध्वज लगाने पहुंचे थे तो एक समुदाय विशेष के लोगों ने उन पर पथराव कर दिया था। इसके बाद दोनों ओर से हुई हिंसक झड़प में एक कार, एक ऑटो सहित कई बाइक में आग लगा दी गई थी। झड़प में दोनों ओर से करीब 15 लोग घायल हुए थे। इस घटना को लेकर अब भी तनाव बरकरार है। पुलिस और सुरक्षा बल इलाके में कैंप कर रहे हैं। गुरुवार को यह मामला कई विधायकों ने झारखंड विधानसभा में भी उठाया। राज्यपाल गंगवार ने CM सोरेन के साथ चर्चा के दौरान राज्य में पेसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने CM से कहा कि इस एक्ट की नियमावली शीघ्र गठित करने की दिशा में कदम उठाएं। राज्यपाल इसके पहले भी सरकार का इस ओर ध्यान दिला चुके हैं। 9 अगस्त 2024 को आदिवासी महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने CM सोरेन की मौजूदगी में कहा था कि देश के अनुसूचित क्षेत्रों में एकमात्र झारखंड ऐसा राज्य है जहां पेसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया कानून लागू नहीं हुआ है। CM हेमंत सोरेन को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के शासन में राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपे गए हैं और मैं इन दायित्वों के पालन के लिए प्रतिबद्ध हूं। रांची सिविल कोर्ट ने जदयू विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय को अग्रिम जमानत दे दी है। पिछले सप्ताह उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये के 2 निजी मुचलके भरने की शर्त पर उन्हें राहत दी है। बता दें कि सरयू राय पर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की संचिका से अंदरूनी दस्तावेज चोरी करने का आरोप है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा ने 2 मई 2022 को डोरंडा थाना में FIR दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान अनुसंधान पदाधिकारी ने आरोपों को सही पाया। इसके बाद 22 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी। सरयू राय की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और अधिवक्ता रणविजय कुमार ने कोर्ट में बहस की। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने का फैसला सुनाया। जमशेदपुर में एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो सेना के फर्जी मुख्य अभियंता बनकर सरकारी नौकरियां दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बोकारो के आदर्श नगर निवासी मनीष कुमार उर्फ अभय कुमार, दीपराज कुमार भट्टाचार्य उर्फ सोनू, आसनसोल निवासी दिनेश कुमार और मंतोष कुमार महाली शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारतीय सेना के 2 फर्जी ID कार्ड, आर्मी की मुहर, बिना नंबर की कार, टॉय गन और फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए गए हैं। SSP किशोर कौशल ने बताया कि यह गिरोह रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था।
उम्मीदवारों से कुल राशि का 10% अग्रिम भुगतान ऑनलाइन लिया जाता था और फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद शेष राशि वसूली जाती थी। एक नियुक्ति के लिए यह गिरोह 4 से 5 लाख रुपए तक वसूलता था। आरोपी आसनसोल के रेलवे अस्पताल में फर्जी मेडिकल परीक्षण भी कराते थे ताकि उम्मीदवारों को नौकरी वास्तविक होने का विश्वास दिलाया जा सके। पुलिस जांच में पता चला है कि 2022 से अब तक इस गिरोह के बैंक खातों में 2 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। आर्मी इंटेलिजेंस भी इस गिरोह की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। पुलिस ने बोकारो, आसनसोल और रांची से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे नौकरी के नाम पर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या संस्था को पैसे न दें और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS के दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत भारत के 730 से अधिक जिलों की प्रमुख कंपनियों में 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बार प्रत्येक आवेदक को 3 इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवारों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। 12वीं पास, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक डिग्री करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। IIT, IIM से स्नातक और CA में इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। रोजगार स्थिति: आवेदक को किसी फुल टाइम जॉब में नहीं होना चाहिए। आय सीमा: जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है या जिन परिवारों में कोई सरकारी कर्मचारी है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। चयनित उम्मीदवारों को वास्तविक व्यावसायिक माहौल में काम करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही प्रत्येक इंटर्न को 5,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड और 6,000 रुपये की एक बार की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस अनुभव से इंटर्न्स की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी और भविष्य में बेहतर नौकरी मिलने में मदद मिलेगी। पहले चरण का सफल परिणाम: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पहला चरण 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था। अब तक 28,141 उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के अवसर मिले हैं। पहले चरण में 6 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक, मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों ने 1,27,000 इंटर्नशिप ऑफर की थीं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2025 है। इस योजना के तहत युवाओं को व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा और साथ ही उनका भविष्य उज्ज्वल बनाने में मदद मिलेगी। JPSSC प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाला के संदेही गुनहगारों को CBI कोर्ट से झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने गुरुवार को 10 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने हरिवंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, प्रवीण रोहित कुजूर एवं विजय कुमार सहित अन्य को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपियों ने पिछले दिनों अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। वहीं अजय सिंह बड़ाइक की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 28 फरवरी को सुनाएगी, जबकि सीमा सिंह एवं मोहन लाल मरांडी की याचिका पर मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। इससे पूर्व अदालत अरविंद कुमार लाल, लखीराम बास्की, संजय पांडे, अंजना दास एवं साधना जयपुरिया की याचिका खारिज कर चुकी है। मामले में अब तक 32 आरोपियों ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इसमें से 10 आरोपितों की याचिका खारिज हो चुकी है। यहां याद दिला दें कि CBI कोर्ट ने JPSSC प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाला मामले में 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों सहित 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। झारखंड के पाकुड़ जिले के बरमसिया गांव में वैज्ञानिकों ने करोड़ों साल पुराने एक पेड़ के जीवाश्म पेट्रोफाइड फॉसिल की खेज की है। भूवैज्ञानिक डॉ रंजीत कुमार सिंह और वन रेंजर रामचंद्र पासवान ने क्षेत्र का दौरा करते समय यह दुर्लभ अवशेष पाया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जीवाश्म लगभग 10 से 14 करोड़ साल पुराना हो सकता है।
खोज वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम है क्योंकि इससे प्राचीन काल के पर्यावरण और जैव विविधता को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही यह स्थानीय लोगों के लिए भी गर्व की बात है क्योंकि यह उनकी प्राकृतिक धरोहर को दर्शाता है। डॉक्टर सिन्हा का कहना है कि इस क्षेत्र में और अधिक शोध की जरूरत है ताकि जीवाश्म की सही उम्र और इसके बनने की प्रक्रिया को समझा जा सके। रेंजर रामचंद्र पासवान ने लोगों से अपील की है कि वे इस स्थल की सुरक्षा करें और इसे किसी भी तरह के नुकसान से बचाएं। उनका मानना है कि यह खोज पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकती है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। डॉक्टर सिंह का कहना है कि पाकुड़ जिला पेट्रोफाइड फॉसिल जीवाश्म लकड़ी का बड़ा केंद्र है। यहां के ग्रामीण दशकों से इस लकड़ी को पूजते आ रहे हैं क्योंकि यह सामान्य चट्टानों से अलग दिखती है। अब वैज्ञानिक इस क्षेत्र को संरक्षित करने और इसे एक जियोपार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। झारखंड वन विभाग के अधिकारी मणिण तिवारी के साथ इस विषय पर चर्चा की जा रही है। अगर यह योजना सफल होती है तो यह क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान और पारिस्थितिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकता है। इससे न सिर्फ जीवाश्मों का संरक्षण होगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खुद को इंडियन आर्मी का चीफ इंजीनियर बता लोगों को फर्जी नौकरी बांटने वाला शातिर मनीष कुमार उर्फ अभय कुमार अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इस कांड में उसका साथ देने के इल्जाम में उसके गिरोह के 3 और संदेही गुनहगारों को गिरफ्तार किया है। धराए लोगों के नाम दीपराज कुमार भट्टाचार्य उर्फ सोनू, दिनेश कुमार और मंतोष कुमार बताए गए। मास्टरमाइंड मनीष और दीपराज बोकारो के आदर्श नगर के रहने वाले हैं। वहीं दिनेश और मंतोष का घर आसनसोल में है। इनके पास से इंडियन आर्मी के 2 फर्जी ID कार्ड, आर्मी का स्टैंप, टॉय गन, आर्मी के फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और बिना नंबर की एक कार जब्त की गई है। देश भर में फर्जी नौकरी बांटकर इस गिरोह ने अब तक 2 करोड़ रुपए बटोर लिए हैं। इस बात का खुलासा आज जमशेदपुर के पुलिस कप्तान किशोर कौशल ने किया। SSP किशोर कौशल ने मीडिया को बताया कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक मामला बिष्टुपुर थाना में दर्ज हुआ था। इस मामले की तफ्तीश के दरमियान पुलिस को संदिग्ध फोन नंबर मिले। इन नंबरों को खंगाला गया तो मास्टरमाइंड मनीष कुमार उर्फ अभय कुमार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। धराए मनीष से जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो वह टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही अपने गिरोह के सदस्यों के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया। उसकी निशानदेही पर 3 लोगों दीपराज, दिनेश और मंतोष को धरा गया। इन चारों संदेही में से 2 लोगों को बोकारो से अरेस्ट किया गया। वहीं एक को आसनसोल और एक को रांची से दबोचा गया। SSP ने बताया कि भोले भाले नौकरी पाने की चाह रखने वाले लोगों को अपने झांसे में लेता। 4 से 5 लाख रुपये के बीच नौकरी का सौदा तय होता। कैंडिडेट्स से तय रकम का 10% रमक पहले ले लिया जाता। ये पैसे ऑनलाइन लिए जाते थे ताकि कैंडिडेट्स को यकीन हो जाए कि पैसे लेने वाला शख्स फर्जी नहीं है। कुछ रोज बाद कैंडिडेट्स को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया जाता और बाकी की रमक भी ऐंठ ली जाती। उम्मीदवारों को किसी तरह का कोई शक न हो, इसके वास्ते आसनसोल के रेलवे अस्पताल में फर्जी मेडिकल तक करा डालते थे। ज्वाइनिंग के दिन वे खुद भी उस दफ्तर में मौजूद रहते थे जहां कैंडिडेट्स की फर्जी तैनाती की जाती थी। इस दौरान उनसे छोटे मोटे काम भी कराए जाते थे ताकि उन्हें भरोसा हो जाए कि नौकरी असली है। साल 2022 से अब तक इन लोगों के खाते से 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। चतरा जिला में नक्सली गतिविधियां एक बार फिर उग्र रूप धारण कर चुकी है। TSPC के खूंखार नक्सलियों ने चतरा पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खुली चेतावनी दी है। नक्सलियों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि वे 18 लाख के इनामी नक्सली आक्रमण गंजू समेत 3 अन्य गिरफ्तार साथियों को 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करें, अन्यथा प्रशासन को भारी नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना होगा। TSPC संगठन के रीजनल कमांडर मंजीत ने प्रेस रिलीज जारी कर यह दावा किया कि चतरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार नक्सलियों को अवैध रूप से हिरासत में रखकर टॉर्चर किया जा रहा है।
संगठन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेशी नहीं हुई तो संगठन कड़ी कार्रवाई करेगा, जिससे पुलिस प्रशासन के लिए गंभीर हालात उत्पन्न हो सकते हैं। नक्सली संगठन टीएसपीसी की इस धमकी के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इसके मद्देनजर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सतर्कता बढ़ा दी है। नक्सलियों की इस धमकी ने पुलिस महकमे की चिंता बढ़ा दी है। टीएसपीसी संगठन के रीजनल कमांडर मंजीत ने अपने पत्र में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 5 दिन पहले गिरफ्तार किए गए आक्रमणजी उर्फ रविंद्र गंझू उर्फ राम विनायक सिंह भोक्ता को पुलिस लगातार टॉर्चर कर रही है। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि अगर जल्द से जल्द गिरफ्तार नक्सलियों को न्यायालय में पेश नहीं किया गया तो पुलिस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नक्सली संगठन ने अपनी धमकी में यह भी साफ कर दिया है कि अगर पुलिस ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया तो टीएसपीसी संगठन पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करेगा और पुलिस को झारखंड में दोबारा पैर जमाने नहीं देगा। इस प्रेस रिलीज में नक्सलियों ने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि अगर उनकी शर्तें पूरी नहीं हुईं तो वे इलाके में चल रहे विकास कार्यों को पूरी तरह बाधित कर देंगे। सड़कों का निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा, सरकारी दफ्तरों पर हमले किए जाएंगे और आम जनता में प्रशासन के प्रति आक्रोश फैलाने का प्रयास किया जाएगा। नक्सलियों का दावा है कि झारखंड में एक समय ऐसा भी था जब पुलिस को कदम रखने की जगह तक नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आज पुलिस आसानी से क्षेत्र में गश्त कर रही है, लेकिन प्रशासन ने जल्द से जल्द गिरफ्तार नक्सलियों को अदालत में पेश नहीं किया तो क्षेत्र में पुलिस की गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएगी और गंभीर हमले किए जाएंगे। इस धमकी के बाद चतरा और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। आदिवासियों की मिनी असेंबली कही जाने वाली ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी गठित की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टीएसी के अध्यक्ष होंगे। उनके साथ कुल 19 सदस्य इसमें सम्मिलित किए गए हैं। काउंसिल राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनसे संबंधित विषयों पर निर्णय लेती है। नई नियमावली के तहत पहली बार इसका गठन हुआ है। इसके पूर्व टीएसी के गठन के लिए राज्यपाल की अनुशंसा आवश्यक थी। नवगठित टीएसी में पदेन उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री चमरा लिंडा होंगे। इसके अलावा कमेटी में विभिन्न दलों के विधायकों को मिलाकर कुल 15 विधायक हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एवं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी बतौर सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति वर्ग से 2 सदस्यों का भी मनोनयन किया गया है। पूर्व में टीएसी गठन को लेकर विवाद भी हो चुका है। नवगठित टीएसी हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, पदेन अध्यक्ष चमरा लिंडा, विभागीय मंत्री, पदेन उपाध्यक्ष स्टीफन मरांडी, विधायक सदस्य आलोक कुमार सोरेन, विधायक सदस्य लुइस मरांडी, विधायक सदस्य संजीव सरदार, विधायक सदस्य चंपई सोरेन, विधायक सदस्य सोनाराम सिंकू, विधायक सदस्य जगत मांझी, विधायक सदस्य दशरथ गगराई, विधायक सदस्य सुदीप गुड़िया, विधायक सदस्य रामसूर्य मुंडा, विधायक सदस्य राजेश कच्छप, विधायक सदस्य जिगा सुसारण होरो, विधायक सदस्य नमन विक्सल कायंगाड़ी, विधायक सदस्य रामचंद्र सिंह, विधायक सदस्य बाबूलाल मरांडी, विधायक सदस्य जोसाई मार्डी, मनोनीत सदस्य भुटका पोटका पूर्वी सिंहभूम नारायण उरांव, मनोनीत सदस्य रोलगांव, रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन बुधवार को एचबी रोड स्थित आर्किड अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की राज्यसभा सदस्य डॉ महुआ मांझी से मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने आर्किड अस्पताल के चिकित्सकों से चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुधार से संबंधित जानकारी ली। इस मौके पर राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय कि राज्यसभा सदस्य डॉक्टर महुआ मांझी एवं उनके परिजन महाकुंभ स्नान कर वापस रांची लौट रहे थे। बुधवार की सुबह लातेहार जिला स्थित होठवाग गांव के समीप उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में डॉक्टर मांझी एवं उनके परिजन घायल हो गए थे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति द्वारा सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन कोकर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के एसोसिएशन भवन में किया गया। समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा। सदस्यता ग्रहण करने वालों में झारखंड विकास मोर्चा के राकेश कुमार सिन्हा, पीयूष कुमार, स्मिता प्रिया एवं राहुल कुमार ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। समारोह में जिला संयोजक डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता, संयोजक अश्विनी शर्मा, जबूलाल महतो, नयनतारा उरांव ने संयुक्त रूप से सबको सदस्यता रसीद एवं पार्टी का अंगवस्त्र देकर सदस्यता दिलाई। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने आज विधानसभा में बालू का मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं इनको पहले से जानता हूं। बालू ठेका और टेंडर से इनका पुराना नाता रहा है, इसलिए बालू का मुद्दा इनके लिए सबसे ज्यादा अमह है। कहां इस संबंध में राज्य सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया है जिसका पालन नहीं किया गया हो। कहा कि राज्य सरकार किस तरह से विकास की प्राथमिकता को लेकर आगे बढ़ रही है, इसका बहुत साफ संकेत राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दिया। लेकिन विपक्ष के लोग सरकार की आलोचना कर एक तरह से अपने कथित दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। कहा कि विपक्ष के कुछ नेता ऐसे हैं जिनको सरकार का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। कहा चाहे वो सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार का काम हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का काम हो, इनको कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस सरकार की किसी भी उपलब्धि को मानने के लिए तैयार नहीं है। कहा कि विपक्ष में आज जो लोग बैठे हैं उन्होंने राज्य को ऐसे कीचड़ में डाल दिया है कि वहां से निकालते निकालते हमारे पसीने छूट गए। लेकिन जनता तो इस सरकार से उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि हम उनके साथ हैं। इसी विश्वास की बदौलत जनता ने फिर से सत्ता हमारे हाथों में सौंपी है। कहा कि विपक्ष के ये नेता अपने लच्छेदार भाषणों और बातों और वचनों से राज्य के सीधे सादे लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। कहा पर्दे के पीछे इतना बड़ा खेल ये लोग खेलते हैं कि आदिवासी और पिछड़े समाज की बात तो दूर, साधारण पढ़े लिखे लोग भी इनके इस खेल को नहीं समझ पाते हैं। ये लोग इतना बड़ा गालमेल करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ लोग मजबूती से पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वे फंसते हैं तब उनको बड़ी तकलीफ होती है। हमारी सरकार जात पात से ऊपर उठकर हर समूह और समाज के लोगों के लिए काम कर रही है। राज्य के सभी लोगों तक समान अधिकार पहुंचाने का संकल्प हमने लिया है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है जो किसी को जाति या धर्म के आधार पर बांटती हो। हां, ये अलग बात है कि जो अत्यधिक कमजोर हैं उनको हमारी सरकार प्राथमिकता देने का काम करती है। कहा कि घर में जो कमजोर बच्चा होता है माता पिता उस पर खास ध्यान देते हैं। कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि यहां के कमजोर तबके के लोग संविधान में समानता का प्रावधान के बावजूद हाशिए पर जीने को विवश हैं। कहा कि सदन में आज जितने सदस्यों ने जो भी समस्या रखी है उसे हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। किसी भी मुद्दे को हम नजरअंदाज करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे, पर्दे के पीछे कोई अपना मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हम नहीं होने देंगे। कहा कि ये देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हमने गरीबों के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। इस सुविधा का लाभ लाखों लोग उठा रहे हैं। कुछ अखबारों और पत्रकारों को सीएम ने निशाना पर लेते हुए कहा कि ये लोग सच्चाई में न जाकर अपने तरीके से सरकार की छवि को गढ़ने में लगे रहते हैं। सीएम ने यहां रिम्स का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां क्षमता से अधिक मरीज पहुंचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने रिम्स के पुनः जीर्णोद्धार का काम शुरू किया है। आने वाले 5 साल में रिम्स नए स्वरूप में देखने को मिलेगा। सीएम ने कहा रिम्स पर मरीजों के बोझ को कम करने के लिए हमने रांची में एक और मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए जगह की तलाश शुरू हो चुकी है। लेकिन विपक्ष के लिए यह खुशी की बात नहीं बल्कि तकलीफ देने वाली बात है। कहा कि विपक्ष की सारी साजिशों के बावजूद हमारी सरकार ने अनगिनत काम किए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने सारी ताकत और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन फिर भी विपक्ष में बैठे हैं। जनता इनके असली चेहरे तो पहचान चुकी है। कहा अभी तो सरकारी की नई पारी शुरुआत है, अभी तो पहला ओवर भी पूरा नहीं हुआ है। कहा कि विपक्ष को अभी 5 साल खेलना है और बॉल फेंकना है, लेकिन हर बॉल में छक्का पड़ेगा।
बालू को लेकर सदन में मुद्दा खड़ा करने वाले विपक्ष के नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग इसे उठा रहे हैं उनका बालू ठेका और टेंडर से गहरा नाता रहा है, ये मैं जानता हूं। इनको गरीबों की चिंता नहीं देती है, इनको गरीबों का मुद्दा नहीं दिखाई देता है। कहा कि इस संबंध में किसी गरीब आदमी ने अगर शिकायत की है तो हम उसका जरूर संज्ञान लेंगे। कहा इस तरह के निराधार आरोप लगाने से सरकार घबराने वाली नहीं है। अपने स्वास्थ्य को लेकर उड़ीडीडीएच रहे अफवाह पर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि षड्यंत्र के तहत यह बात उड़ाई जाती है। मैं अपने पिताजी के इलाज के लिए अस्पताल गया था, जिसके बाद मुझे सर्दी खांसी हो गई तो मैं मास्क लगा रहा था। कल भी मैं मास्क लगाकर हॉस्पिटल गया, जहां हमारी एक सांसद घायल है। मेरे मास्क लगाने को लेकर लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि मुझे लंग्स कैंसर है। ये अफवाह उड़ाता कौन है? मुझे लगता है ये षड्यंत्रकारी जमात ही इस तरह की अफवाह को फैलाते हैं।